हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस। आपके अपने यूट्यूब चैनल एकता इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। आज इस क्लास में देखने वाले हैं अनसॉल्व्ड पेपर क्लास 12 और भौतिक विज्ञान के, जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। क्योंकि जो सिलेबस पढ़ने के बाद पेपर का एनालिसिस होता है वो केवल मॉडल पेपर के थ्रू ही हो सकता है या फिर अनसॉल्व्ड पेपर के थ्रू ही हो सकता है। और ये पेपरों का एक संग्रह है जो अनसॉल्व्ड पेपर है, जिसको हम 2021 सेट फर्स्ट को ले रहे हैं। और इसमें हम लोग समझेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा और कैसे क्या होता है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न पत्र में जो है ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान देते हैं। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एक अल्फा कण का प्रकीर्णन का कारण होता है। तो अल्फा कण का प्रकीर्णन क्यों होता है, क्योंकि वो क्यों मुड़ जाता है, उसका कारण क्या होता है। क्योंकि बेटा जब देखो एक नाभिक होता है, एक परमाणु में नाभिक होता है, अनेक प्रकार की कक्षाएं होती हैं। तो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन से जब सोने की पतली चादर पर अल्फा कणों की बमबारी कराई जाती थी तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है सीधे निकल जाते थे और कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा विक्षेपित हो जाते थे। उनका कारण क्या होता था विक्षेपित होने का, क्योंकि अल्फा कण पर एक निगेटिव आवेश होता है। अल्फा कण का आवेश क्या होता है, निगेटिव, और नाभिक का आवेश होता है पॉजिटिव। तो निगेटिव और पॉजिटिव यानी दोनों अनलाइक चार्ज है, यानी कि विपरीत चार्ज हैं। जब विपरीत चार्ज है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यही कारण है कि जो हल्का कण होगा वही दूर भागेगा। नाभिक तो भारी कण है, ये अपनी स्टैटिक पोजीशन पर स्थिर रहेगा, जबकि अल्फा कण हल्का नाभिक है, इस वजह से ये प्रतिकर्षित होकर बाहर चला जाता है। और ये लाइक ऑन लाइक यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण वाला आवेशों के बीच का गुण जो है कूलाम के नियम से आता है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कूलाम का बल। तो कूलामी बल जो होता है वो अल्फा कण के प्रकीर्णनों का कारण होता है। अल्फा कण के प्रकीर्णनों का कारण होता है कूलामी बल। तो इस वजह से सबसे पहले वाले क्वेश्चन का कूलाम का नियम ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है किसी पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है, किस चीज़ पर निर्भर करती है। मान लिया जाए एक धातु की सतह है, तो इस पर कोई भी ऊर्जा, फोटान ऊर्जा आपतित होती है, तो यहाँ से आपतित जो ऊर्जा होगी उसको किसी एक इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा और वह इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा अवशोषित करेगा उनको दो रूपों में व्यय कर देगा। नंबर एक कार्यफलन के रूप में, नंबर दो गतिज ऊर्जा के रूप में। इन दोनों का योग जो होता है फोटान की ऊर्जा के बराबर होता है। लेकिन प्रश्न इसमें पूछ रहा है फोटानों की संख्या निर्भर किस पे करती है, तो आपतित जो प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है। तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है, निर्भर करती है आपतित तीव्रता पर भी। लेकिन दोनों ऑप्शन सही लगा नहीं सकते। जब दोनों की बारी आएगी तो तुम तरंगदैर्ध्य टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है थोड़ा सा आर्सेनिक सिलिकॉन में मिलाने पर चालकता क्या हो जाती है। चालकता क्या हो जाती है, चालकता जो होती है बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ती है। और किसी भी अर्धचालक में या किसी भी प्राकृतिक अर्धचालक में कोई भी अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। और क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि उसकी चालकता कम होती है और चालकता को बढ़ाने के लिए कोई भी पदार्थ त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अपद्रव्य मिलाया जाता है, जिसके कारण उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो इसकी चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। किसी प्रिज्म से जब एक वर्णी प्रकाश गुजरता है तो क्या होता है, तो प्रिज्म में से जब प्रकाश गुजरेगा तो उसका वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, यानी कि रंगों का डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ण विक्षेपण हो जाता है।
वर्ण विक्षेपण, यहाँ वर्ग की जगह पर बेटा वर्ण होना चाहिए, बाई मिस्टेक्स हो गया। तो यहाँ पे लिखना है वर्ण विक्षेपण हो जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म तरंगों यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित एक प्रश्न है। सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति का परास कितना होता है? तो सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति से संबंधित परास जो होता है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो रटने वाली बात है और इसको याद करना। इसकी जो टेबल्स होती है, टेबल पूरी लर्न करनी है, उसमें से किसी भी क्वेश्चन का सवाल पूछा जा सकता है। तो सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति परास होता है तो 3 × 10⁻12 हर्ट्ज से लेके 3 × 10⁻9 हर्ट्ज तक होता है। इसी प्रकार से बहुकल्पी में एक प्रश्न आया है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है तो कुंडली में प्रेरित आवेश के मान की गणना कीजिए। तो हम लोग जो भी डाटा इसमें दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे और नोट करने के पश्चात सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, तो इस सवाल में क्या करना है। 1 सेकेंड बेटा। यहाँ पर हम लोग सवाल करेंगे। हम लोगों को दिए क्या है, φ1 और φ2 दिए हैं। तो d बराबर निकालेंगे यहाँ से, d बराबर φ1 माइनस φ2 यानी या φ2 माइनस φ1 कर देंगे। φ2 माइनस बड़े वे से छोटा घटा देंगे। तो बड़ा वाला बेटा क्या दिए हुए हैं, 0.1 वेबर और छोटा वाला 1 दिए हुए हैं। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -0.9 वेबर। और फैराडे के नियम में क्या होता है बेटा, फैराडे का नियम कहता है E बराबर -डेल्टा φ/डेल्टा t। तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.9 अपान समय क्या लग रहा है 0.1। तो कितना आ जाएगा है वोल्टेज में विद्युत वाहक बल, E बराबर 9 वोल्ट। E बराबर जब बेटा 9 वोल्ट आ गया तो हम लोग क्या देंगे, क्या यही जो विद्युत वाहक बल है यही कुंडली के लिए विभवांतर का कार्य करेगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं ओम का। तो ओम का फार्मूला बेटा क्या होता है, देखते हैं। ओम का फार्मूला होता है V बराबर IR। तो V की जगह पर E लिखेंगे, I × R कर देंगे। तो E की वैल्यू क्या दिए हुए थे 9, I की वैल्यू नहीं पता है, R की वैल्यू क्या दिए हुए हैं 10। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 0.9 एम्पियर, 0.9 एम्पियर। लेकिन हमसे आवेश पूछ रहा है ना कि धारा। तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे Q बराबर IT। और T कितना दिए हैं, पहले I की वैल्यू रखेंगे 0.9 इंटू डेल्टा T की वैल्यू दिए है 0.1। जब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा बेटा 0.09 कूलाम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 0.09 कूलाम वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा इसमें ऑप्शन कोई नहीं है 0.09। इसमें कोई ऑप्शन बना लेना बेटा, बाई मिस्टेक्स लिखना भूल गए इसमें, यहाँ पे बना लेना 0.09 कूलाम। ये जब आप लोग आंसर्ड में देखेंगे तो यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके ऑप्शन जो है बाई मिस्टेक्स गलत हो गए टाइपिंग करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच लगने वाले बल का सूत्र बताइए और प्रयुक्त अक्षरों को समझाइए। यानी प्रयुक्त जो चिन्ह बने हुए हैं उनको समझाना है। तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, F बराबर यानी F/L बराबर μ0/4 पाई 2I1I2/R। तो इसमें बताना है कौन क्या चीज़ है। तो मान लिया जाए दो चालक तार ऐसे हैं, एक में धारा प्रवाहित हो रही I1 और एक में धारा प्रवाहित हो रही है I2 और इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r। और ये चालक तार की लंबाई जो है वो है L। चालक तार की लंबाई क्या है, L। तो इन पर लगने वाला बल क्या होगा, मतलब अगर इसमें फर्स्ट वाले में I1 धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो इसके कारण दूसरे चालक तार की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक पर एक बल आरोपित करता है, उसकी वैल्यूएशन है। तो उसका सूत्र क्या होता है, F/L बराबर μ0/4 पाई 2I1I2/R। तो यहाँ पर F क्या है, चालक पर लगने वाला बल, L क्या है, चालक की लंबाई, और I1I2 क्या है, दो समांतर धारावाही चालक तारों पर प्रवाहित होने वाली धारा है। R क्या है, दोनों तारों के बीच की दूरी है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर प्रयुक्ताक्षरों को भी लिखेंगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दृश्य प्रकाश पराबैंगनी विकिरण एवं एक्स किरणों को फोटान की ऊर्जा का घटते क्रम में लिखिए। फोटान की ऊर्जा के घटते क्रम में लिखिए, यानी सबसे पहले बड़ा वाला, फिर छोटा वाला, फिर उससे छोटा। इसको लिखने के लिए हम लोग एक ट्रिक सीखेंगे, गाय अपर्दा सुर में। गाय अपर्दा सुर में। तो ग से गामा किरणें, ए से एक्स किरणें, अ से अवरक्त किरणें, प से पराबैंगनी, द से दृश्य किरणें, स से सूक्ष्म किरणें, र से रेडियो किरणें। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स किरणें हैं, तो सबसे पहले हमने एक्स किरणों को लगाया, एक्स रे को। उसके बाद हमारे पास आती हैं पराबैंगनी किरणें, तो पराबैंगनी किरणों को लगाया। उसके बाद आती हैं दृश्य किरणें, तो दृश्य किरणों को हम लोगों ने लगाया। तो इस प्रकार से घटता क्रम हो जाएगा, वो भी आवृत्ति का जो है ऊर्जा का घटता क्रम हो जाएगा, ऊर्जा का घटता क्रम हो जाएगा। अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें तो तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, यानी एक मीडियम ये है और दूसरा मीडियम ये है, यानी फर्स्ट वाले मीडियम को सघन मीडियम, सेकेंड वाले को विरल मीडियम माना जाए, तब क्या हो जाएगा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान, यहाँ पर बेटा गलत लिखा है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता, यहाँ पर प्रकाश नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाता है या सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न और है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं बेटा, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन होना चाहिए प्रकाश किरण का, जो प्रकाश किरण है उसका गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए। और दूसरी चीज़, क्रांतिक कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सवाल ये देखो, जैसा कि लिखा है स्क्रीन पे, 2 माइक्रोकुलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर रखा है। घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स बताना है। घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स बताना है। तो देखो बेटा, इसमें गॉस की प्रमेय क्या होती है, इसमें पहले क्या क्या दिए है, आवेश, यानी कि आवेश की मात्रा क्या दिए हुए है बेटा, आवेश Q बराबर दिए हुए है 2 माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम।
माइक्रो का मतलब होता है 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। और किसी भी ये जो भुजा की वैल्यू है इससे कोई भी मतलब नहीं। अब इससे पूछ रहा है घन के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। घन के पृष्ठ से, तो घन के पृष्ठ से या घन से निर्गत अगर यहाँ पर कहता तो हम दूसरा फार्मूला लगाते, लेकिन घन के पृष्ठ से कह रहा है तो घन के पृष्ठ से दूसरा फार्मूला लगाएंगे। तो विद्युत फ्लक्स यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर Q/ε0। यदि घन से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कहता तो हम यही फार्मूला लगाते हैं, फाई बराबर Q/ε0, फाई बराबर Q/ε0। लेकिन यहाँ पर कह रहा है पृष्ठ से, तो यहाँ पर कर देंगे Q बराबर फाई बराबर Q/6ε0। Q की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 × 10⁻⁶, 6 यहाँ पे रख देंगे। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8.85 × 10⁻⁻12। इस प्रकार इसका कैलकुलेशन आप लोग करेंगे अपनी कॉपी पे, अपने मन से करेंगे। जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएंगे और हम बताएंगे कि ये सही है या गलत। इस प्रकार आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। आँख की सामंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। आँख की सामंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र की अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, सामंजन क्षमता कहते हैं। दूर के लिए दूसरी फोकस दूरी रहेगी, पास के लिए दूसरी फोकस दूरी रहेगी। ये नेत्र अपने मन से जो बदल लेता है मांसपेशियों की सहायता से, उसे क्या कहते हैं, सामंजन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड की धारिता के दो अविशिष्ट चालकों को आपस में संयोजित करने पर आवेशों का बंटवारा किस अनुपात में होगा। तो बेटा देखो, Q बराबर बेटा होता है CV, Q बराबर CV होता है। जब 2 चालक हैं तो दोनों के बीच अलग अलग, यानी कि ये समझ में आ रहा है आवेश जो निर्भर करता है वो धारिता पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं Q ∝ C। इसी से फार्मूला बनेगा Q1 Q2 बटे C1 C2। और C1 और C2 की वैल्यू दिए हुए है। C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है और C2 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड है। 2 और 3 जब माइक्रो डिलीट हो जाएंगे तो अनुपात क्या आ जाएगा, Q1 और रेशियो Q2 का आ जाएगा 2:3। इस प्रकार से आवेश का बंटवारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिन्नत परिपथ बनाइए, धारा वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचिए और इसकी व्याख्या कीजिए। तो बेटा इसमें क्या है, उत्क्रम अभिन्नत क्या होता है, जब पीएन संधि डायोड, जैसे कि पीएन संधि डायोड आप लोग देख पा रहे हैं। तो पीएन संधि डायोड में क्या होता है, पीएन संधि डायोड में होता क्या है, पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र में कोटर्स होते हैं, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र से पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण ध्रुव से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं, उत्क्रम अभिन्नत। और उत्क्रम अभिन्नत में क्या होता है, पी क्षेत्र के कोटर बैटरी के ऋण सिरे की ओर तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इस प्रकार से ये कह सकते हैं पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह नहीं होता। तो क्या लिखेंगे पेपर में, और या क्वेश्चन का आंसर सटीक क्या लिखेंगे, जब पीएन संधि डायोड के पी क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से एन क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तो इस संधि को उत्क्रम अभिन्नत कहलाती है। इस प्रकार के समायोजन में कोटर बैटरी के ऋण सिरे की ओर, इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर गतिशील होते हैं, जिसके कारण इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और प्रतिरोध जब बढ़ जाता है तो बेटा धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो आगे क्या है, जिसके कारण आवश्यक परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे संधि का प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे धारा लगभग शून्य हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिन्नत में धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये परिभाषा लिखेंगे किसमें, जो कि हम लोगों को उत्क्रम अभिन्नत में पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें ग्राफ के विषय में भी पूछ रहा है। तो ग्राफ के विषय में क्या बताएंगे, इसमें उत्क्रम धारा बह रही है और इसमें वोल्टेज बह रहा है। इसमें धारा लगभग 0 के आसपास बहती जाएगी। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब धारा का मान बढ़ेगा, उस स्थिति को क्या बोलेंगे, वो विभवांतर को क्या बोलेंगे, भंजक विभवांतर।
क्या बोलेंगे, भंजक विभवांतर। लेकिन फिलहाल 0 या लगभग 0 रहेगी धारा, क्योंकि धारा का प्रवाह नहीं होगा। एक निश्चित वोल्टेज तक की बैटरी को बढ़ाने पर इसमें कुछ धारा प्रवाहित होने लगेगी, वो निश्चित वोल्टेज क्या कहलाएगा, भंजक विभवांतर। इस प्रकार से ग्राफ बना देंगे तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.6 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर है। अणु में H+ यानी हाइड्रोजन तथा क्लोरीन आयनों के पर आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है होती है। तो आयन के बीच की दूरी बताइए। तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से रिप्रेजेंट करते हैं और P बराबर होता है 3.4 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। आवेश की मात्रा क्या है, Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मीटर, मीटर नहीं कूलाम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। यहाँ पे P की वैल्यू भी रखेंगे और Q की वैल्यू भी रखेंगे, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर 2L जो है, दोनों जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की दूरी है, तो यहाँ पे हम लोग 2L की दूरी निकालेंगे, 2L की वैल्यूएशन निकालेंगे, ना कि L की वैल्यूएशन। बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ पे L की वैल्यूएशन निकाल लेते हैं। L की वैल्यूएशन निकालनी ही नहीं, केवल 2L की वैल्यूएशन निकालनी है। तो 2L की वैल्यूएशन निकालने के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, 2L बराबर P/Q। अब यहाँ पे वैल्यूएशन रखेंगे तो जो भी वैल्यूएशन आएगी वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, उसका मात्रक मीटर आगे लिख देना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका जो आंसर आए वो कमेंट पर लिख के बताना है। अगर नहीं आया तो फिर से हम वीडियो बनाएंगे और उस पर इस सवाल को डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलाक्षणिक गुण। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। पहली चीज, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलाक्षणिक गुणों में से ये होता है कि इनके लिए चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। और दूसरा क्या होता है, ये प्रकाश की भाग परावर्तित तथा अपवर्तित भी होती हैं, ये प्रकाश के वेग से ही आगे बढ़ती हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। दूसरा क्या है, ये तरंगे प्रकाश की भांति परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। परावर्तित तथा अपवर्तित, जैसे प्रकाश परावर्तित होता है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है, उसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी परावर्तन अपवर्तन होता है। ये तरंगे संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बाय मिस्टेक संरक्षण लिख गया, यहाँ पे संचरण होना चाहिए। ये तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, यदि यह तरंगे निर्वात में प्रकाश के वेग से ही आगे बढ़ती हैं, प्रकाश के वेग से ही आगे बढ़ती हैं। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वे निर्वात में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, निर्वात में इन तरंगों के विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात जो होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये इनके अभिलाक्षणिक गुण हैं। ये पांचों अभिलाक्षणिक गुण याद करने हैं और याद करने के पश्चात लिखने हैं। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से रिपीट हो सकता है, इसको तैयार भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं। हाइड्रोजन की परमाणु के लिए बोहर की क्या परिकल्पनाएं हैं, उनको क्या कहा गया, वो उन्होंने क्या प्रस्तुत किया है, उनको जानते हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को नील्स बोर ने प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर 1913 में दूर किया। मतलब जो रदरफोर्ड की कमियां थी उनके परमाणु मॉडल में, उनको दूर करने के लिए एक प्लांक क्वांटम सिद्धांत पर आधारित बोहर ने एक परिकल्पनाएं दी 1913 में, जिन्हें क्या कहते हैं, बोहर की परिकल्पनाएं। ये क्या परिकल्पनाएं हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनका कोणीय संवेग h/2π होता है, का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात उन कक्षाओं को ही क्या कहा जाता है, स्थायी कक्षा। और स्थायी कक्षा में दूसरा क्या है, स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। अगर स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। और यही इसकी कमी थी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमी थी कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए थे और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे। उन कमियों को केवल दूर करने का काम किसने किया, नील्स बोर ने किया। तो नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अगर मान लिया जाए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है
और इसको बाहर से कहीं से ऊर्जा मिल गई, तो जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो अपने इलेक्ट्रॉन, तो कोई इलेक्ट्रॉन उसी ग्रहण कर लेता है और ऊंची कक्षा में चला जाता है। अगर कोई भी ऊर्जा मिल रही है तो कोई एक पर्टिकुलर परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो बाह्य कक्षा में होगा वो ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने के पश्चात वो परमाणु उत्तेजन अवस्था, मतलब परमाणु में ग्रहण करने के पश्चात वो उत्तेजन अवस्था में आ जाएगा। वो जिस अवस्था में होगा उसे उत्तेजित अवस्था कहा जाएगा और इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक रहेगा। मतलब अपनी निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा और वहाँ 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रुकता है। उसके पश्चात पुनः वापस लौट आता है और लौटते समय कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉन पास में होते हैं उनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन कोई ऊर्जा जो आपतित हो रही है वो किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी और इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण करने के पश्चात वो इलेक्ट्रॉन अपनी मूल ऊर्जा स्तर या मूल कक्षा को छोड़कर नई कक्षा यानी अपर कक्षा, उच्च कक्षा में चला जाएगा और उच्च कक्षा में वो 10⁸ सेकेंड तक रुकेगा और रुकने के तत्पश्चात वो अपनी पूर्व कक्षा की ओर लौट आएगा। तो जो उसने ऊर्जा ग्रहण की थी उन ऊर्जा के अंतरों के बराबर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और जो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा वही जो है एक स्पेक्ट्रम के रूप में बाद में प्राप्त होता है। यही बोर का मॉडल है और बोर ने यही बताया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 नंबर तक यानी खंड 7 तक अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसको देखें और लिख के प्रैक्टिस करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट पार्ट इसका भेजा जाए या नहीं। यदि आप लोग कहेंगे तभी भेजा जाएगा, यदि नहीं कहेंगे तो बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।